अपना आज का चैप्टर रहेगा सॉल्यूशन, ठीक है। स्टार्ट और खत्म दोनों आज ही करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तो सबसे पहले सॉल्वेंट लेते हैं, बाद में सॉल्यूट लेते हैं। भाई मैं लाइव यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसमें रिकॉर्डेड जाएगा, इधर ध्यान दें। तो सॉल्वेंट बनाने के लिए हमेशा क्या लगता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीज़ें लगती है। सॉल्वेंट वो होती है बेसिक जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, और सॉल्यूट वो होती है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, ऐसा कंसिडर करते हैं। बट एक्चुअल में सॉल्वेंट वो होता है जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे को अपने में डिसॉल्व कर सके। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो दूसरे को अपने में डिसॉल्व कर सकता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं, और जो डिसॉल्व होता है उसको अपन सॉल्यूट कंसिडर करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन में लूँ, ये एकदम बेसिक ले रहा हूँ, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्ट प्लस पानी होता है। तो इसमें जो सॉल्ट होता है वो होता है तुम्हारा सॉल्यूट, और जो पानी होता है वो होता है तुम्हारा सॉल्वेंट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। तो दोनों को मिक्स करने से क्या बनेगा फिर? अपना सॉल्यूशन। एक बात का ध्यान रखना, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, बट कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। ठीक, चलो सॉल्यूशन कितने टाइप का बनता है? वैसे अपन तीन कैटेगरी में इसको ब्रॉडली क्लासीफाई किए हैं। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, कोई भी चीज़ को सॉलिड में मिक्स करना है। एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ को लिक्विड में मिक्स करना है। और एक होता है गैसियस सॉल्यूशन या गैस सॉल्यूशन, यानी किसी भी चीज़ को गैस में मिक्स करना है। इन तीनों में से हमारा मेन टारगेट लिक्विड को लेकर के है, यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ को लिक्विड में मिक्स करेंगे। ठीक, तो तीन कैटेगरी डिवाइड कर रहा हूँ। पहला, जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो सॉलिड इन लिक्विड क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन का। दिमाग यूज करो, थोड़ा सा पता चल जाएगा। सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड होता है, और सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग पानी में घोलते हैं। तो सॉल्ट हो गया सॉलिड और पानी हो गया लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा अपन ले सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड, ये तो तुमको बहुत अच्छे से पता है एग्जाम्पल, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, क्या बात, ठीक है, लेमोनेड, लेमन एंड वाटर है ना, लेमोनेड, ठीक है। तो नींबू और पानी, ठीक है, जैसे पहले वो हो गया फिर बाद में नींबू पानी काम आएगा। तो लिक्विड इन लिक्विड, लेमन एंड वाटर बोल सकते हैं अपन, या लेमोनेड बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड यानी गैस को लिक्विड में मिक्स करना। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल, वेरी गुड, कोल्ड ड्रिंक। अपन इसको क्या बोलेंगे? अपन सॉफ्ट ड्रिंक बोल सकते हैं अपन, ऐसा पर सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। और एक्चुअल में इसको बोला जाता है कार्बोनेटेड वाटर, हाउ, कार्बोनेटेड वाटर। और इसी को सिंपल भाषा में क्या बोल देते हैं अपन? सोडा, ठीक है। इसे क्या बोल देते हैं अपन नॉर्मल भाषा में? सोडा। होता क्या है? कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर में क्या क्या मिक्स होता है? यहां पर हम लोग मिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, किसमें? लिक्विड यानी वाटर में। तो ये तीन टाइप के बेसिक सॉल्यूशन। इस चैप्टर के लिए हमारा टारगेट ये लिक्विड सॉल्यूशन ही है। अब लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर तीन टाइप, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ये तीनों में से भी हमको मेनली एक बार ये पढ़ना, मल्टीपल टाइम्स ये पढ़ना है। यानी सॉलिड इन लिक्विड के बारे में एक आध चीजें देखेंगे, फिर मैक्सिमम चीजें जो हमारे लोग डिस्कस करेंगे वो सारी गैस इन लिक्विड की होगी। तो यहीं पर उसको खत्म करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड वाले को। अब ध्यान दो, ये दोनों हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमारे सिलेबस के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। बट अगर एक्स्ट्रा देखना चाहो तो सॉलिड इन लिक्विड भी तीन टाइप का होगा, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। वैसे इसका भी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वैसे तुम इसका कर लेना, फिलहाल ये काम का नहीं है, हाँ फिलहाल ये काम का नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोगों ने ये देखा सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। हमारा यहाँ पर मेन फोकस रहेगा सॉलिड इन लिक्विड पे और गैस इन लिक्विड पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले अपन सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को लेकर के। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है? नहीं, सॉल्युबिलिटी ये चीज को इंडिकेट करता है कि दिए गए सॉल्वेंट में, जनरली एक स्टैंडर्ड यूनिट सॉल्वेंट लेते हैं, यानी 1 किलो सॉल्यूट, 1 किलो सॉल्वेंट इस टाइप का मटेरियल, या 1 लीटर सॉल्वेंट ऐसा टाइप का। तो सॉल्युबिलिटी क्या चीज को इंडिकेट करती है? दिए गए सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है विथआउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना स्टेटमेंट में तो क्लैरिफाई हो जाएगा किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे, जनरली स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है बिना उसके टेम्परेचर को चेंज किए, क्या कहलाती है उसकी? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। क्या कहलाती है उसकी? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? क्लियर हो गया?
कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा उस सॉल्वेंट पे बिना टेम्परेचर रेस किए या बिना टेम्परेचर चेंज किए। यानी सॉल्युबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर को। क्यों? अभी बोला ना टेम्परेचर चेंज किए बिना, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं टेम्परेचर चेंज करने से कैसे चेंज होगी। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ, इस वाले को लेकर डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले सॉलिड इन लिक्विड को, तो सॉलिड इन लिक्विड मैं S/L लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूट कौन है इसमें? सॉलिड। सॉल्वेंट कौन है इसमें? लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड में क्या होता है? देखो एक बात सुनना, सॉलिड इन लिक्विड जो हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन अराइज होता है कि वो जो भी तुम रिएक्शन करा रहे हो वो किस टाइप का नेचर है। अगर वो एक्सोथर्मिक नेचर का है, अगर वो एक्सोथर्मिक नेचर का है, तो उस केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वो एंडोथर्मिक नेचर का है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? एक्सोथर्मिक क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली हीट रिलीज कर रहा है और तुम एक्स्ट्रा हीट दे दिए तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। वेयर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में क्या होता है? उसको हीट एनर्जी चाहिए होता है, वो हीट एनर्जी डिमांड करता है। तो इसको हीट एनर्जी चाहिए, तुम दे रहे हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसको हीट एनर्जी चाहिए नहीं, ये उल्टा देता है, बट जबरदस्ती तुम इसको दे रहे हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सेकेंड केस हमारा गैस इन लिक्विड का होता है। गैस इन लिक्विड में क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर का। देखो गैस इन लिक्विड में कोई केस अराइज नहीं होता, डायरेक्ट होता है। गैस इन लिक्विड में अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये मोस्ट एमपी पॉइंट है। सॉलिड इन लिक्विड पे क्या, सॉरी गैस इन लिक्विड पे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अब इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्यों? क्यों होगा? गैस इन लिक्विड पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती है? गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनको रिएक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है ना, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर देंगे तो उस गैसियस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो और रैंडम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? वो लिक्विड सॉल्यूशन को एस्केप कर जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो रहेंगे ही नहीं तो सॉल्युबिलिटी कैसे होगी? तो उल्टा टेम्परेचर और बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा और वो छोड़कर वहाँ से भागते जाएंगे। ठीक है, छोड़कर वहाँ से क्या होते जाएंगे? भागते जाएंगे। इसलिए क्या होता है? इसमें सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स को क्या करते हैं अपन? ठंडा पीते हैं। नाम कोल्ड ड्रिंक इसीलिए दिया गया, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ड्रिंक। क्यों दिया गया? क्योंकि नोटिस करो उसमें क्या होता है? गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन होता है। अगर हम लोग इसको हीट कर दिए यानी गर्म कर दिए, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसमें प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पानी पे, वो क्या हो जाएगा? वहाँ से निकल जाएगा, और निकल गया तो फिर उसका जो क्या होता है? फिजीनेस आता है वो नहीं आएगा, फिर झरझरापन जो अपन बोलते हैं वो नहीं आएगा। फिर कोको कोला को उबालेंगे ना, कॉपीराइट पड़ जाएगा भाई, तो ऐसे पूछेगा तो बाकी बता दे रहा हूँ, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना अपन, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी भी कोल्ड ड्रिंक को अगर गर्म करते हैं अपन, तो फिर वो सीधा फिर शुगर ही बचेगा, बस वो सीरा बोलते हैं शायद तक, है ना, जो एकदम डेंस लिक्विड शुगर होता है उसको सीरा बोलते हैं, वो बचेगा फिर उसमें। ठीक है, नाम लेके मत पूछ, फालतू कॉपीराइट मार देगा, वैसे गरीब है बेचारे हम लोग। ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ? टेम्परेचर की कंडीशन क्लियर हो गई सॉल्युबिलिटी को लेकर के। नेक्स्ट ध्यान देना, प्रेशर को कंडीशन में लेते हैं और समझते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एकदम कॉमन सा लॉजिक समझना, प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ गैस में पड़ता है। किस में पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ गैस में। तो क्या सॉलिड इन लिक्विड वाले में प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, सॉलिड इन लिक्विड पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैंने बताया प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ता है? गैस पे पड़ता है। तो क्या गैस इन लिक्विड पे पड़ेगा? तो हाँ, तो गैस इन लिक्विड पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? तो प्रेशर इंक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? हाँ, गैस इन लिक्विड में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? देखो गैस के पार्टिकल नॉर्मल ऐसे मान के चलो दूर दूर रहते हैं अपने को, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? गैस के पार्टिकल एक्सपैंड होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फैल गए। अब फैल गए तो पार्टिकल क्या होंगे? इजिली एस्केप कर जाएंगे, बट नॉर्मल ऐसा है। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे? पास आएंगे, तो वो इजिली सॉल्युबल होते हैं। समझ में आ गया? तो यही रीजन होता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है।
अब एक अच्छी चीज समझना है यहाँ पर, देखो ये जो प्रेशर का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी फॉर गैस इन लिक्विड, कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, इस चीज को कौन समझाया था पता है? इसको सबसे पहले समझाया था तुम्हारा हेनरी ने, और उसी को अपना लॉ दिया था हेनरीज लॉ। सो व्हाट इज हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूट। हाँ, तो अगर हम लोग सॉल्यूट, अभी यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, सॉल्यूट को एक्स, अच्छा एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, सुनो, कभी भी हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं? सॉल्वेंट, फिर उसमें क्या ऐड करते हैं? कॉमन सा लॉजिक अगर अपन लगाएं तो जैसे अपने को नमक और पानी को घोलना है तो सबसे पहले अपन गिलास में पहले क्या लेते हैं? पानी, फिर उसमें क्या डालते हैं अपन? नमक डालते हैं। आगे समझ में? बस वही सीन होता है। तो सबसे पहले सॉल्वेंट को लेते हैं, इसलिए हम लोग जनरली जो इसका डेजिग्नेशन देते हैं वो 1 का देते हैं या तो फिर ए का देते हैं इंडिकेट करने के लिए। फिर बाद में सॉल्यूट को लेते हैं, इसलिए या तो 2 दे देते हैं और या तो फिर बी दे देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी तुमको ए या 1 लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब वो सॉल्वेंट को कंसिडर कर रहा है, 2 या बी लिखा हुआ होगा इसका मतलब वो सॉल्यूट को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में गैस की जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो डिपेंड करती है उसके वेपर प्रेशर पर, ठीक है। किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के ऊपर वो उसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वेपर प्रेशर के ऊपर। कौन सा वेपर प्रेशर? पार्शियल वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कि ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है करके। उससे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो ध्यान देना, समझना, कॉन्सेप्ट यहीं पर है, इसके बाद पूरे चैप्टर में सिर्फ नाम सुनोगे। देखो ध्यान दो, कोई भी एक लिक्विड है, ये ब्लू कलर का लिक्विड मैं बना रहा हूँ, इसको मैं हीट किया, हीट करने से ऊपर में क्या क्रिएट करेगा? ये वेपर क्रिएट करेगा। और जब ये वेपर लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा तब वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर, है ना? नहीं, वो नहीं होता। अब समझना, होता ऑलमोस्ट वही है बट पूरा नहीं होता। इस सिस्टम को सबसे पहले रखा जाता है क्लोज्ड, इस चीज को समझना, क्योंकि अगर ये ओपन रहेगा तो ये तो वेपर ऊपर एस्केप कर जाएगा ना, तो क्या आएगा? प्रेशर फिर, ठीक। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सिस्टम जो है तुम्हारा वो क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा चीज वो होना चाहिए कौन से कंडीशन पर? इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। उस टाइम पर जब लिक्विड को तुम हीट करोगे तो वो बनेगा वेपर, और वो वेपर क्या होगा? यहाँ पर कंडेंस होने लगेगा, और जो वेपर बच जाएंगे वो दोबारा क्या करेंगे? इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। कौन से कंडीशन पर? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। उस प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन? वेपर प्रेशर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सर मैं लिक्विड की जगह सॉल्यूशन ले लूं तो सॉल्यूशन में तो 2 कंपोनेंट होते हैं, ये ब्लू वाला भी होगा और ये ब्लैक वाला भी होगा, सही है। जब मैं गर्म करूंगा तो दोनों गर्म होगा, है या ना? होगा। तो जब गर्म होके दोनों जाएगा तो दोनों के वेपर्स बनेंगे और दोनों ही लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। अगर मैं दोनों को कंसिडर करना चाहता हूं तो टोटल वेपर प्रेशर, बट अगर मैं किसी एक का लेना चाहता हूं, या तो ब्लू या तो ब्लैक, तो कैसे करेंगे? तब वो कहलाता है, वेरी गुड, तब वो कहलाता है पार्शियल वेपर प्रेशर। यानी पार्शियल वेपर प्रेशर वो वेपर प्रेशर होता है जो पर्टिकुलरली एक लिक्विड एक्सर्ट करेगा या एक टाइप का वेपर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें पढ़ते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। दोनों का वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा? टोटल वेपर प्रेशर। इंडिविजुअल का क्या कहलाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर। चाहे वो सॉल्यूट का हो चाहे वो सॉल्वेंट का हो, दोनों में से किसी का भी हो, इंडिविजुअल वाला क्या कहलाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर। और दोनों का मिला के क्या कहलाएगा? टोटल वेपर प्रेशर। इतना क्लियर हुआ? इतना चीज, ठीक है। अभी इस पे आगे बढ़ते हैं। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? सॉल्यूट। तो मैं यहाँ पर बी ले लूं क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्यूट को 2 या बी से इंडिकेट कर रहा हूं। क्लियर हो गया? अब ये प्रोपोर्शनल हटता है और एक कांस्टेंट जुड़ता है, कांस्टेंट इज के। अब ध्यान से सुनना, के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको कौन डिफाइन कर रहा है? हेनरी। तो इसलिए इसको के एच बोलते हैं। नाउ के एच इज व्हाट? हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या है तुम्हारा? हेनरीज कांस्टेंट। इसका एक पॉइंट जानने लायक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर के एच की वैल्यू बढ़ेगी, याद रखना, तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, तुम्हारे एकेडमिक में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी उस गैस की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी अगर मैं तुमको 2 गैस दे दूं, ए और बी, एक का हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू है 2, एक का हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू 5,
तो किसकी सॉल्युबिलिटी कम है? सॉल्युबिलिटी किसकी कम है? तो जिसका हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा है। ज़्यादा किसका था? 5 वाले का, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी उसकी। और ज़्यादा किसकी होगी सॉल्युबिलिटी फिर? जिसका KH वैल्यू कम है, 2 वाले का। क्लियर हो गया ये पॉइंट? बोल। वो जो P निकला वो P टोटल है? नहीं, वो पार्शियल वेपर प्रेशर है। सॉल्यूट। हाँ, यानी जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर ऊपर इकट्ठा होते जाएगा उतना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा ऊपर में उतना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा, यानी उतना ज़्यादा अमाउंट में वो गैस वहाँ पर डिजॉल्व होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस पर थोड़ा ध्यान देना। हेनरीज लॉ पे थोड़े और भी इसके एप्लीकेशन है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ का? हेनरीज लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं हमारी डेली लाइफ में? बहुत सारे वैसे रहने के लिए, बट 1 2 3 4 को डिस्कस कर लेते हैं अपन, थोड़े थोड़े कुछ कुछ। सबसे पहला तो तुम्हारा वो बीवरेजेस को लेते हैं अपन, यानी कहाँ गया सॉफ्ट ड्रिंक वाला अपना कार्बोनेटेड वाटर। अब एक बात समझना, ध्यान दो इधर। हेनरीज लॉ का क्या एप्लीकेशन है यहाँ पर? हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन ये है कि जो हम लोग सोडा बॉटल लेते हैं अपन, ठीक है, सोडा बॉटल जो आती है अपनी, वो सोडा बॉटल एकदम टाइट पैक आती है। देखिए उस चीज़ को, टाइट पैक रहती है एकदम ज़्यादा। क्यों रहती है एकदम टाइट पैक? नॉर्मल बिना टाइट पैक की भी तो आ सकती है, जैसे पानी का बॉटल आता है नॉर्मल, ठीक है, दबाने से आराम से दब जाता है, पर सोडा बॉटल था नहीं दबता। क्यों ऐसा? प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी। वेरी गुड। उसमें होता क्या है ना, उसको एकदम टाइटली प्रेशर में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि उसमें कौन सी गैस को डिजोल्व किए होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसमें? पानी पे। सीन ये होता है कि जितना ज़्यादा हम लोग प्रेशर वहाँ पर क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पर क्या होगा? डिजोल्व होगा। ठीक है, इसीलिए सोडा बॉटल जो होती है उसको अंडर हाई प्रेशर पैक किया जाता है। अंडर हाई प्रेशर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। इतना क्लियर हो गया? दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा चुका था कि उसको ठंडा ही क्यों पीते हैं? क्योंकि टेम्परेचर अगर कम रहेगा, टेम्परेचर ये बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो अगर टेम्परेचर में कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ठीक है, इसलिए ठंडा पीते हैं, क्योंकि ठंडा करने से टेम्परेचर कम हो जाती है तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, यहीं पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब अपन उसको ओपन करते हैं तो उसमें ऐसा जो साउंड आता है फिश का, ठीक है, वो आता है, क्यों आता है? क्योंकि वो तेजी से ऊपर निकल रहा है उसके लिए। ठीक है, देखो क्या होता है बताता हूँ। बॉटल जो होती है अंडर हाई प्रेशर पैक होती है, जैसे अपन उसको खोलते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है? रिलीज हो जाता है। यानी प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया कि बढ़ गया? है ना, कम हो गया प्रेशर। तो रूल क्या बोलता है? कोई भी गैस पार्टिकल हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। ये बाय रूल बाय नेचर है, हमेशा हर एक गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, तो गैसेस पहले जो कंटेनर के अंदर है, यानी जो तुम्हारे बॉटल के अंदर है, वो हाई प्रेशर है। जैसे तुम उसको खोले तो उसका प्रेशर क्या हो गया? लो। यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो है, बॉटल के अंदर का प्रेशर क्या है? हाई। तो गैस के पार्टिकल अंदर से फिर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। बॉटल के अंदर के जो पार्टिकल है गैस के, वो अंदर से बाहर की तरफ निकलेंगे। कौन से पार्टिकल है गैस बॉटल के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के। आया समझ में? अब एक बात सुनो सर, अगर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो फिर वो कैसे, उसमें मतलब जो हम लोग को झरझरापन आता है वो कैसे आता है फिर जब पूरा गैस निकल गया? तो वो लिक्विड में डिसॉल्व हो चुका होता है। वेरी गुड। अब समझना, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकलता है एक्चुअल में वो होता है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो क्या होता है? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ ये चीज? आगे समझ में? वो होता है तुम्हारा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो निकलता है वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो पानी में डिसॉल्व हो चुका है वो नहीं निकलता। तो वो कैसे निकलेगा फिर? तो वो निकलेगा टाइम से। मतलब जैसे तुम उसको बाहर निकाल के रख दिए तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होते जाएगा? गर्म होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी, तो वो धीरे धीरे गैस फिर वहां से निकलती जाएगा। क्लियर हो गया? और जैसे मान के चलो 2 लीटर का बॉटल हम लोग घर पे लाते हैं, मेहमान आ गए तो खोलने के लिए, ठीक है, मतलब सॉरी मेहमान आ गए तो उनको सर्व करने के लिए, तो बॉटल इसके चेहरे में इतना बड़ा स्माइल ना, खोलने के लिए बोला तो उसको अपन खोलेंगे। तो जैसे मान के चलो पहली बार खोले, ठीक है, ओके, एक बार में पूरा खत्म होता नहीं है, थोड़ा बच गया, ठीक है, वापस बंद करके डाल दिए फ्रिज पे। फिर अगली बार खोले, फिर थोड़ा सा लिए, फिर बाकी बंद करके डाल दिए फ्रिज में, फिर उसके बाद लिए, फिर खोले। तो जैसे जैसे जितने बार वो खुलते जाएगा उतने बार उसका स्वाद कम होते जाता है। क्यों होता है ऐसा? धीरे धीरे करके निकलता है क्योंकि वो बाहर में निकलने का टेम्परेचर कम, मतलब ज्यादा हो जाता है ऐसा।
तो बाद में फ्रिज में डाल दिया उसको तो टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा। तो निकल गया ना गैस आपको थोड़ा। बस वही सीन है एक्चुअल में। और हाँ, ये बताओ मेंटोस क्या करता है उसमें डालने में? वो बेस होता है ना, रिएक्ट करता है कार्बोनिक एसिड के साथ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का होता है। तो ठीक, चलो पिलाने से क्यों निकालते हैं वो लोग? बता रहा हूँ, रुक नहीं मिनट। अब जैसे मान के चलो हम लोग जो 2 लीटर वाला बॉटल है उसको लेकर आए अपन, ठीक है, एक बार खोले ओके, एक बार में प्रेशर रिलीज हो गया, जब दोबारा बंद किए, तुम एक चीज नोटिस करना, जैसे एक 2 लीटर का बॉटल आया उसको खोले, थोड़ा सा निकाले, फिर बंद किए, फिर उसको रख देंगे, कुछ समय बाद वो भी फिर टाइट हो जाता है एकदम। इस चीज को नोटिस करना, अगर नहीं किया तो अभी करके देखना, ठीक है। कभी 2 लीटर का बॉटल को लेना, मतलब कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ ना और कुछ वाला नहीं, तो 2 लीटर वाला बॉटल लेना कोल्ड ड्रिंक का, उसमें थोड़ा सा खाली कर देना, फिर उसको नॉर्मल बंद करना, अब जानबूझ के ऐसे चिपटा के बंद मत करना, नॉर्मल बंद करना, ठीक है, और उसको रख देना। तुम नोटिस करोगे जब तुम उसको नॉर्मल बंद करे तो दब जा रहा है बॉटल, बट उसको फिर फ्रिज में रख देना कुछ समय के लिए। हाँ, उसके बाद फिर निकालोगे ना तो फिर से बॉटल दबता नहीं। तो पहले दब जा रहा था, क्यों? क्योंकि पहले अंदर गैस की कमी थी, कम थी, बाद में नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस को सॉल्युबल होने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, गैस ऊपर में प्रेशर क्रिएट करने लगता है, वेपर प्रेशर, ठीक, तो उससे बॉटल फुल जाता है पहले। अब वही वेपर प्रेशर जब दोबारा तुम खोलते हो तो फिर निकल जाता है, और वो वेपर प्रेशर आया कहाँ से होता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो कि उस कोल्ड ड्रिंक में पहले से प्रेजेंट होता है। तो जितने बार तुम खोलोगे उतने बार तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वहाँ से निकलते जाएगा, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारा? शुगर वाटर बचेगा, ठीक है। बोलो क्या बोल रहा था? मेंटोस तो बता दिया ना, एक्सोथर्मिक नेचर है। हाँ, अगर बॉटल को शेक कर दिए, ठीक, अब फिर खोलो तो ज़्यादा निकलता है वो वेपर, क्यों ऐसा? टेम्परेचर है काइनेटिक। बस जब हम लोग पार्टिकल को ऐसे रैंडमली मूव कराएंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, ठीक। तो वही सीन होता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक वाला क्लियर हो गया सारा चीज़ इसमें। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या लेंगे अपन इसका? स्कूबा डाइवर पे ले लें। स्कूबा डाइवर्स पे क्या होता है? अब एक बात सुनना, जैसे कोई भी नॉर्मल अगर कंसिडर करते हैं अपन केस को, कोई भी नॉर्मल केस कंसिडर करते हैं, तो जैसे मान के चलो ये एक बड़ा सा समुद्र है, ठीक है, और ये लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है, यहाँ पर एक इंसान खड़ा है अभी, और एक इंसान यहाँ पर है, तैर रहा है। बेसिक क्वेश्चन है, किस इंसान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है? पानी है अंदर। क्यों? पानी का भी और एटमॉस्फेयर। वेरी गुड। इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, 180। हाँ जो भी है, बाकी इसके ऊपर क्या लग रहा है? इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, प्लस इस पानी का जो प्रेशर लग रहा है वो भी लग रहा है, सही है। यानी इसका प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। तो एक बात बताओ, वो जो कॉस्ट्यूम वाला बंदा है वो जब नीचे जाएगा तो उसके बॉडी के ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, सही है गलत है? सही है। अब प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगी? जैसे अपन इसमें पढ़े थे गैस में, प्रेशर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सर हमारे बॉडी के अंदर क्या गैस और क्या लिक्विड? तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। और कौन सा लिक्विड होता है? ब्लड, है ना। तो जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है यानी डिजॉल्विंग सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। और भी अदर गैसेस जो हैं वो भी सॉल्युबल होती जाएंगी, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो अब उसको कैसे करेंगे? टैंक लेके जाते जो ऑक्सीजन रहता है ना, सांस लेने के लिए लेके जाते हैं नीचे, तो सांस लेने के लिए नीचे जाएंगे तो उसको कैसे करेंगे? उसको अपन उसे नीचे जाते जा रही, सॉल्युबिलिटी बढ़ते जा रही, तो अच्छा है ना, उल्टा ज़्यादा गैस डिसॉल्व हो रहा है, अच्छा बात है, ऑक्सीजन मिल रहा है हमारी बॉडी को। सीन यहाँ पर नहीं है, सीन यहाँ पर ये है कि जब हम वापस आएंगे, जैसे हम लोग वापस आना स्टार्ट करेंगे तो हमारे बॉडी का प्रेशर क्या होता जाएगा और सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? फिर कम होते जाएगी। क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो गैस जो एक्सेस घुल चुका है अब वो क्या होने लगेगा? वापस से सेपरेट होने लगेगा। तो हमारे ब्लड में क्या होने लगेंगे? एयर बबल्स क्रिएट होने लगेंगे, है ना। उसी को क्या बोलते हैं अपन? बैंड्स अटैक बोलते हैं। उसी से क्या होता है? बैंड्स अटैक आता है, ठीक है। एक बहुत ही गंदा वाला समझ लो, हार्ट अटैक टाइप वाला अटैक जो होता है ना, वैसे टाइप का बहुत गंदा होता है। इसमें ना एक तरीके से ऐसा लगता है कि बॉडी पैरालाइज हो गई करके, मूव नहीं कर पाती, बहुत पेन करता है बॉडी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है डिकम्प्रेशन सिकनेस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, नॉट श्योर बट डिकम्प्रेशन सिकनेस भी इसी को बोलते हैं जहाँ तक, ठीक। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? तो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन इस पर भी यूज़ करेंगे अपन।
यूज़ हो भी चुका ऑलरेडी कि जैसे नीचे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ते जाएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी ब्लड में बढ़ते जाएगी। नीचे जाना गलत। वापिस आओगे तो प्रेशर कम होते जाएगा, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी जो हमारे ब्लड में डिजोल्व है वो कम होती जाएगी। ठीक है, सीन यहाँ पर नहीं है। सीन यहाँ पर ये है कि जब वो अलग होती है गैस हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड से, तब वो क्या क्रिएट करने लगती है, बैंड्स अटैक देना स्टार्ट कर देती है। अब उसको प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि नीचे तो जाना है, अब प्रिवेंट कैसे करें उसको? तो हम लोग जो इनहेल करते हैं सिलेंडर से वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, वेरी गुड, उसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे गैसेस के मिक्सचर होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो वो क्या करता है, वो पहले से ब्लड में जगह बना के रखता है जो गैस वहाँ से रिलीज होगी उसको रखने के लिए। समझ में आया? नहीं आया? जैसे ब्लड वेसल्स है हमारे, उसमें हम लोग ऑक्सीजन लिए, पट से जाके घुल गया, खत्म। नहीं, नॉर्मल ऑक्सीजन जाके घुल गया, कोई दिक्कत इतने में नहीं, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो गया, कुछ जो एक्सेस ऑक्सीजन रहेंगे वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे। बट नाइट्रोजन प्रेशर बढ़ते जाता है तो सॉलिबिलिटी भी उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का हमको ज़्यादा कुछ काम है नहीं, ठीक। तो वो क्या होगा, जब हम लोग बाहर आएंगे तो क्या नाइट्रोजन डिजोल्व जो हमारे ब्लड में हुआ है वो हमारे ब्लड में यूटिलाइज हुआ नहीं हुआ, तो कहाँ जाएगा वो, तो वो कहाँ निकल के कहाँ जाएगा, बबल बन जाएगा उसी ब्लड में। इसी से होता है बैंड्स अटैक। अब जब हम लोग उसके साथ में ले लेंगे हीलियम, तो हीलियम क्या करता है, हाई प्रेशर में भी हमारे ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता, तो हीलियम वहां पर रहेगा, ऑलरेडी हीलियम पहले से रहेगा, ताकि जब हम लोग वापस आए तो हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजन निकलेगा वो किसके साथ आ जाएगा, वापस हीलियम के साथ वापस आ जाएगा चुपचाप। तो कोई एक्स्ट्रा बबल्स क्रिएट हुए क्या, नहीं हुए। तो इससे हमारा बैंड्स अटैक प्रिवेंट हो जाएगा, बच जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं स्कूबा डाइविंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है तुम्हारा, हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड मतलब पता है, पहाड़ ऊपर चढ़ते हो तो पहाड़ ऊपर चढ़ते हो तो क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, क्यों? अब एक बात बताना मेरे को, पहाड़ के ऊपर हम लोग चढ़ते हैं तो टेम्परेचर आई थिंक ठंडा होता है थोड़ा, ठीक है, टेम्परेचर ठंडा होता है, यानी टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर अगर कम है तो सॉल्युबिलिटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। बहुत बढ़िया। लेकिन ऊपर में क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी, यानी कि जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग को जोर से सांस लेना पड़ता है। रीज़न ये है जोर से सांस लेने का कि हमारे को क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। तो इसलिए हाई प्रेशर होने से क्या होगा, फिर हमारी बॉडी की जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए हाई एल्टीट्यूड जाने पर क्या होता है, हमको सांस लेने में तकलीफ होता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ऑक्सीजन कोई भी पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, तो वो ऐसे जाने में ज़्यादा फूल जाता है। चिप्स का पैकेट, सॉरी, अगर चिप्स का पैकेट है उसको अगर ऐसी तरह पहाड़ वाले लेके जाओगे, हाँ मतलब हाई वहाँ पे और ज़्यादा फूल जाता है। नहीं, वो रिलेटिव होता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है, अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। तो गैस क्या करना चाहती है, अंदर से बाहर निकलना चाहती है, तो क्या करती है, ट्राई करती है निकलने का। वो तुम लोग फिजिक्स में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो, बबल के अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर, जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो बबल फट जाता है। 11th क्लास में पढ़े हो ना ये सब चीज़ें, ठीक है पढ़े हैं ना, कहते चलो नहीं कोई बात नहीं। तो ये बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक, स्कूबा डाइविंग और हाई एल्टीट्यूड, ये तीन हो गए। यही जो बताया अभी मैं कि नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड बढ़ जाती है, वापस आने से प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व्ड गैस की जो सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में वो कम हो जाती है, ठीक। इसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब इससे बैंड्स अटैक होता है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मिक्सचर ऑफ गैसेज यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बताओ इसका और एक आध एप्लीकेशन बताओ जल्दी से। हाई एल्टीट्यूड में ऊपर जाने से क्या होता है, प्रेशर कम होता है, जिससे जितना अमाउंट में ऑक्सीजन हमको चाहिए उतना अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में डिजोल्व नहीं हो पाता, क्योंकि प्रेशर कम है वहाँ पर, इसलिए ज़्यादा सांस लेना पड़ता है। लो प्रेशर, सॉल्युबिलिटी कम, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है ना, क्योंकि हेनरी लॉ बोला प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन, तो उसी के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हो गया। अब इस पर समझना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्वेटिक एनिमल्स को लेकर। तो एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। रीज़न ये है कि ठंडे पानी का टेम्परेचर कम होता है, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है पानी पे, कौन सी गैस की, ऑक्सीजन की, किस पे, वाटर पे, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए एक्वेटिक एनिमल सांस अच्छे से ले पाते हैं, तो इसलिए क्या होता है उनका, वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू गर्म पानी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया।
एक बात और समझना, एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीथिंग रेट होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड एटमॉस्फेयर होता है या उनका इन्वायरमेंट लिमिटेड होता है कि भाई इतना बड़ा पानी है उसी में से वो लोग सांस ले पाएंगे और ज़्यादा से नहीं ले पाएंगे करके। ठीक है, अब ये हम लोग इतना सारा डिस्कस कर लिया सॉल्युबिलिटी को लेकर के। अब डिस्कस करते हैं भाई कि सॉल्युबिलिटी को काउंट कैसे करेंगे, यानी मेजर कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं अपने को सॉल्यूशन में, जो सॉल्युबिलिटी है कंसंट्रेशन उसको मेजर करने के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, वो है तुम्हारा मोलैरिटी। ठीक है, वो क्या है तुम्हारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से। ये जनरली हम लोग डेजिग्नेट करते हैं इसको कंसंट्रेशन के लिए, यानी कभी भी हम लोग कंसंट्रेशन मेजर करते हैं तो हम लोग टर्म रिफर कर लेते हैं मोलैरिटी का। मोलैरिटी कैसे मेजर करते हैं, तो मोलैरिटी को मेजर करने का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। मैं इसको स्मॉल एम से इंडिकेट कर रहा हूँ, N2 लिखा। N2 मतलब क्या हुआ, बहुत बढ़िया, 2 का मतलब सॉल्यूट बताया था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम लोग लेते हैं इन लीटर। अगर मैं इसी चीज को ml में ले लूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको मैं ले लिया इन ml, तो अगर मैं ml में ले लूँगा तो ऊपर मेरे को इंटू 1000 करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। क्लियर हुआ ये चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझना कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसका गिवन मास बाय मोलर मास कर दो, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना, ये मोलैरिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है। वेरी गुड, इसको या तो मोल पर लीटर बोल देते हैं और या तो फिर मोलर बोल देते हैं, दोनों ही चलता है, या तो मोल पर लीटर या फिर मोलर। एक बात ये समझना, मोलैरिटी का फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो कोई भी पार्टिकल क्या करता है, एक्सपैंड करता है। कोई भी पार्टिकल क्या होगा, एक्सपैंड, तो वॉल्यूम उसका बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको भी याद रखना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मोलैरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से मोलैरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड केस है अपना, सेकेंड हम लोग यूज करते हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी को यूज करता इंडिकेट करते हैं अपन स्मॉल एम से। जनरली इस टर्म को यूज किया जाता है सॉल्युबिलिटी इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, हालांकि नो डाउट मोलैलिटी से भी कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है, बट इन जनरल टर्म्स हम लोग इसको रिफर करते हैं क्या चीज के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए। क्लियर हुआ। तो मोलैलिटी क्या चीज को इंडिकेट करती है, सॉल्युबिलिटी को। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो स्पेलिंग में ध्यान दो तो आर की जगह एल आ गया है और डेजिग्नेशन में कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो ध्यान दो, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अपॉन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। देखो W1 लिखा है मैंने, W का मतलब गिवन मास की मोलर मास, गिवन मास, तो ये गिवन मास ऑफ वन मतलब सॉल्वेंट, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। इसको अगर इन केजी लिए तो ओके है, और अगर नहीं तो स्मॉल एम यानी मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर मैं डाल दिया तो सेम केस ऊपर में इंटू 1000। ये क्लियर हुआ। अब एक बात यहां पर समझना, ध्यान दो इसका, अगर मैं यहां पर इसका ऐसे यूनिट निकालूं तो इसका ऐसे यूनिट क्या आएगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी या फिर मोलल, वेरी गुड, या फिर मोलल। ठीक है, इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना, इस पे वॉल्यूम था इसलिए वो टेम्परेचर से वेरी कर रहा था, बट मोलैलिटी में नीचे क्या दिया है, मास दिया है, और मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। यानी मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में टेम्परेचर के ऊपर कौन डिपेंड करता है, मोलैरिटी। कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलैलिटी कम हो जाती है, यानी इनवर्सली रिलेटेड है। मोलैलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया। इसलिए दोनों में ज्यादा ट्रू वैल्यू किस में मिलेगी अपने को, मोलैलिटी में, क्योंकि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता। ये पॉइंट क्लियर हुआ इतना, किसी कोई डाउट इस पॉइंट पे। चलो तो आगे बढ़े फिर। ठीक, एक टर्म और अपन यूज करेंगे यहां पर, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं कई से, या एक्स बोल लो तुम्हारे में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या चीज से इंडिकेट करते हैं अपन, एक्स या कई बोलते हैं एक्चुअल में इसको, ठीक। ये क्या मेजर करता है, नाम पे ध्यान दो, फ्रैक्शन है किस चीज का, मोल का। तो जैसे मान के चलो कोई एक कंपाउंड है जो दो चीजों से मिलकर बना है, ए और बी, जैसे कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। मेरे को किसी एक का प्रोपोर्शन निकालना है, एक कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई भी एक, तुम्हारी मर्जी से, सॉल्वेंट का निकालूं कि सॉल्यूट का निकालूं, चलो तो सॉल्वेंट का निकालते हैं। तो एक्स मोल फ्रैक्शन निकालना है अपने को, यानी कौन सा चीज कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, बट अमाउंट यहां पर किस टर्म में ले रहे हैं अपन, मोल के टर्म में ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स से, अच्छा मोल के टर्म में ले रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ए का, ए का निकाल रहे हैं, यानी सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं। तो जिसका निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर अपॉन टोटल, अपॉन क्या रहेगा, टोटल। टोटल में क्या क्या चीज है, ए और बी, तो एन ए प्लस एन बी, वेरी गुड। वैसे ही अगर मैं बी का निकालना चाहूँ तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक पॉइंट का और खास ध्यान रखना, ये जो मोल फ्रैक्शन हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये दोनों मोल फ्रैक्शन को जब मैं ऐड कर दूंगा, वेरी गुड, मोल फ्रैक्शन को दोनों ऐड कर दूं, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 1, ठीक है। तो सर क्या ये हमेशा मिलेगी, हाँ हमेशा तब मिलेगी जब इस सॉल्यूशन में ए और बी के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर 3 चीज का सॉल्यूशन है और 2 के मोल फ्रैक्शन को जोड़ रहे हो तो 1 नहीं मिलेगा। जितने भी कंपोनेंट होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी कंपोनेंट हो, सबका मोल फ्रैक्शन को जब तुम ऐड करोगे तब तुमको क्या मिलेगा, 1। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, इसलिए हम लोग 2 का एग्जाम्पल लेकर चले। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने से कितनी मिलेगी वैल्यू अपने को, 1। ये पॉइंट क्लियर है, इतने में किसी कोई डाउट है, ये मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों टर्म क्लियर, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, देखो तुम लोग को एक चीज बता दे रहा हूँ, हम लोग ये 1 शॉट बना रहे जरूर है, बट एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बिना पढ़े अगर तुम इसको पढ़ने बैठोगे तो घंटा समझ में आएगा कुछ। 1 शॉट उसके लिए बनता है जो पूरा चैप्टर पढ़ चुका है एक बार, उसको सिर्फ रिवीजन चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई डिटेल यूनिट नहीं पढ़ेंगे अपन, ये तुमको तब समझ में आएगा जब तुम चैप्टर पढ़ कर बैठोगे। अब तुम ये सोचोगे सर पहली बार आ रहे हैं सीधा पढ़ कर बैठे, ठीक है, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। चैप्टर 2 पढ़ कर आओ, उसके बाद इसको देखो तो सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा एक बार में कि हाँ ये सारा चीज़ है उसमें करके, और ये ऐसा ऐसा होता है, क्लियर। और मैं मार दूं, नहीं तो फिर तुम्हारा 1 शॉट भी कोई काम करे, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा मास परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा मास परसेंटेज। अब ध्यान देना, जैसे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन होता है वैसे ही सेम है तुम्हारा मास परसेंटेज, बट डिफरेंस है मोल फ्रैक्शन पे मोल का फ्रैक्शन निकालते हैं, मास परसेंटेज पे मास का फ्रैक्शन निकालेंगे और इनटू 100 करके उसका परसेंटेज बना देंगे। कॉन्सेप्ट समझना, देखो कॉन्सेप्ट समझना, मोल फ्रैक्शन में जिसका निकालना था उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर था अपॉन टोटल था, तो यहां पर मास निकालना है, तो जिसका मास निकालना है वो ऊपर रहेगा अपॉन क्या रहेगा, टोटल, ठीक है। जिसका मास निकालना है उसका मास ऊपर और नीचे में क्या रहेगा, टोटल, सॉरी गिवन मास। तो जैसे मैं सॉल्यूट का निकाल रहा हूं अभी, तो जिसका निकालना है वो ऊपर और अपॉन में टोटल। मोल फ्रैक्शन में मोल का निकालना था, यहाँ पर मास का निकालना है, फर्क और परसेंटेज है तो उसके लिए इनटू 100, दैट्स इट। अब मास परसेंटेज 3 टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा W/V, W/W मान लो पहले, इसमें क्या होता है ऊपर भी मास और नीचे भी मास। एक होता है W/V या V/W, यानी ऊपर मास नीचे वॉल्यूम या ऊपर वॉल्यूम नीचे मास। इसका मतलब जो कंपोनेंट तुम कंसीडर कर रहे हो वो मास में लोगे और जो टोटल तुम कंसीडर कर रहे हो वो वॉल्यूम में। रिलेटिवली यहाँ पर देखो, ऊपर जो कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हो वो वॉल्यूम पे और नीचे जो टोटल कंसीडर कर रहे हो वो मास पे। और तीसरा क्या है, V/V, ऊपर जो कंसीडर कर रहे हो कंपोनेंट वो भी वॉल्यूम पे और नीचे जो तुम कंसीडर कर रहे हो टोटल वो भी वॉल्यूम पे, और तीनों पे इंटू 100 बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज। क्लियर हो गया। मास परसेंटेज एग्जाम में पहले पूछता था 11th क्लास में, 12th में नहीं आता। इतना क्लियर हो गया? नहीं, किसी में नहीं आता सर, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा तो दे देगा टाइप वाला, बाकी उससे बेटर क्वेश्चन इसमें सेट होते हैं।
मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। अच्छा एक बात समझना सर, जब ये आते ही नहीं तो इसको पढ़ क्यों रहे? क्योंकि न्यूमेरिकल इस तरीके से आते हैं कि इनको यूज़ करना पड़ जाता है सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट नहीं देगा तुमको। हाँ, जैसे 60% मास बाय मास दे दिया, तब इसका मतलब क्या है? मतलब कि टोटल में 60% ये है और बाकी कितना बचा? 40 ये है। समझ में आ गया? अब उसको मास बाय मास बोला, यानी इसको किस में लोगे तुम? ग्राम में लोगे। तो 60 ग्राम ये है और 40 ग्राम ये है, ऐसे टाइप से। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा इतना फॉर्मूलेस जो हम लोग को इसमें यूज करना होता है। अब इसको ड्रॉप करके यहाँ पर कंटिन्यू करते, ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे हेनरीज लॉ, ठीक है? तो ध्यान दे इधर, हेनरीज लॉ खत्म कर लिए थे अपन यहाँ पर। अब समझना, हेनरीज लॉ भाई एक पर्टिकुलर टाइप है जिसके अंदर आते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन? रॉल्स लॉ। हाँ, रॉल्स लॉ क्या बोलता है? तो देखो समझना, हेनरीज लॉ ये बोलता था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। मतलब कि एक सॉल्यूशन के ऊपर जितना वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो जितना ज़्यादा होगा उसी गैस की उस लिक्विड पे सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब उस हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू उसके प्योर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी जब उसकी KH की वैल्यू P0 के बराबर हो जाए, प्योर वेपर प्रेशर क्या होता है बताऊंगा, तब वो क्या बन जाता है? रॉल्स लॉ। फॉर्मूला सेम रहेगा, P = P0 × X। ठीक है, अब लगाएंगे, रुको ना भाई। ये हो गया। अब ये ध्यान दो, प्योर वेपर प्रेशर क्या होता है? तो एक बात समझना, देखो एक बात, मैं लिया ब्लैक वाला, मेरे लिए है सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट, ठीक है? और ब्लू वाला है अपने लिए सॉल्यूट, ये है अपना सॉल्यूट। अब एक बात ध्यान दो, जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये वेपर क्रिएट करेगा। इसमें ब्लैक वाले के अलावा कोई और कंपोनेंट है? नहीं। इस केस में जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो प्योर होगा। वेरी गुड। वो क्या होगा? प्योर। किसका प्योर होगा? सिर्फ और सिर्फ, इसलिए P1। अब क्योंकि प्योर है इसलिए P1 नॉट। वैसे इस सॉल्वेंट पे अगर मैं हीट करता हूं तो यहां पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो भी प्योर होगा, सॉल्यूट का होगा इसलिए 2। अब क्योंकि प्योर हो इसलिए P2 नॉट। इतना क्लियर हुआ? लेकिन जब ये दोनों को मिक्स करके मैं बना दूंगा सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन पर ध्यान देना, जब मैं इसको हीट करूंगा तो वेपर प्रेशर किसका क्रिएट होगा? दोनों का होगा। वेपर प्रेशर किसका क्रिएट होगा? दोनों का। अब एक का कंसीडर करूंगा तो क्या कहलाएगा? वो पार्शियल वेपर प्रेशर। द पॉइंट इज, क्या वो पार्शियल वेपर प्रेशर इस प्योर वेपर प्रेशर के बराबर होगा? तो आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ वो पार्टिकल से क्रिएट कर पाएगा जो सॉल्यूशन से बॉन्ड तोड़कर ऊपर जाकर वेपर बनाया है। सारे तो नहीं बनाए होंगे, कुछ तो नीचे भी रुक गए होंगे। तो जो नीचे रुक गए वो सॉल्युबल हो गए और जो ऊपर चल दिया वो क्या बनाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर। तो प्योर वाला और पार्शियल वेपर प्रेशर में डिफरेंस समझ में आया? प्योर वाला सिर्फ प्योर में क्रिएट होता है, पार्शियल वाला मिक्सचर में क्रिएट होता है। मिक्सचर में उसका कितना रोल है? वो पार्शियल है तुम्हारा। तो यहां पर जैसे अगर मैं 1 लेना चाहूं तो P = P1 × X1, ये तुम्हारा रॉल्स लॉ बोलता है। और P2 के लिए लेना चाहूं तो P2 × X2। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब रॉल्स लॉ के बेसिस पर जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, वो सॉल्यूशन हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है? आइडियल सॉल्यूशन वो होता है, ध्यान से सुन लो, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है। यानी इस केस में रॉल्स लॉ ओबे कर रहा है, रॉल्स लॉ को क्या करता है? ये ओबे करता है। यानी कि इसमें P1 = P1 × X1 और P2 = P2 × X2 होता है। बट नॉन आइडियल में क्या होता है? रॉल्स लॉ ओबे नहीं होता, यानी इसमें नॉट इक्वल्स टू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, इस पे एंथैल्पी ऑफ मिक्स जो होता है, यानी मिक्सचर जो होता है, जैसे मैं सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाऊंगा तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी चेंज। सॉल्वेंट एक्चुअल में कैसे सॉल्यूशन बनाया जाता है? सॉल्वेंट लेते हैं, उस पर सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्वेंट लिए, सॉल्यूट डाले, सॉल्यूशन बन गया। तो जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज होती है? हाँ, नॉर्मली होती है। बट अगर नहीं हुई तो वो आइडियल है, और अगर हो गई तो नॉन आइडियल, यानी डेल H मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इसके अलावा ध्यान दो,
इस पे डेल वी मिक्स की वैल्यू भी इक्वल्स टू 0 होती है आइडियल पे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं सॉल्वेंट पे सॉल्यूट ऐड करूंगा तो ओवरऑल वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने 100 ml सॉल्वेंट लिया, 100 ml सॉल्वेंट लिया, 1 ml सॉल्यूट डाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ सॉल्यूशन का 101। कायदे से उतना ही हुआ ना, 100 सॉल्वेंट का 1 सॉल्यूट का, तो 101 हो गया टोटल। तो वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। पहले 100 था, अब कितना हो गया, तो क्या होगा नॉन आइडियल, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज हो गया। बट अगर वो वॉल्यूम चेंज ना हो तो आइडियल। हाँ, एग्जाम्पल इसका देखना चाहे तो क्या देखेंगे अपन, एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। वेरी गुड, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो तुम। और तो माइन्यूट अमाउंट में मिलता है ना। और सीन ये होता है एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब दोनों को मिक्स करते हैं ना तो पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग होती है, तो वो पार्टिकल जनरली उस गैप में जाके वो होता है, सेट होता है। ठीक है, इस पे ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट खत्म कर ले, एक पॉइंट को। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है ध्यान देना, जैसे मैं इंडिकेट किया, मैंने क्या को ए को किस चीज के लिए इंडिकेट किया था, सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या हुए तुम्हारे ए, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हुए तुम्हारे बी। जब दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाऊंगा तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, ध्यान दो इधर, ए बी। सॉल्यूशन क्या बनेगा तुम्हारा ए बी। जब तुम्हारे ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा इसके बराबर होगा, तो वो क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों को मिक्स करके क्या बनाए सॉल्यूशन, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये बराबर नहीं हुआ तो वो नॉन आइडियल, और बराबर हुआ तो वो आइडियल। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, इथेनॉल, वाटर। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस करके लिखते थे, वो दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे क्या होता है, देखो इसका एक बेसिक ग्राफ पहले बता देता हूँ आइडियल का। आइडियल सॉल्यूशन पे ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है, देखो ध्यान देना। स्टार्टिंग में हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, धीरे धीरे उसमें सॉल्यूट ऐड होते जाता है, यानी सॉल्यूट ऐड हुआ तो धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी दिखती जाती है, और एट लास्ट सॉल्वेंट का क्वांटिटी क्या हो जाता है, वहाँ से पूरा गायब हो जाता है। शुरुआत में सॉल्यूट एक भी नहीं रहता, बाद में सिर्फ सॉल्यूट ही बचता है। इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे पहले हम लोग लिए पानी, उसमें फिर नींबू डाले। पानी नॉर्मली पहले कोई स्वाद नहीं देता, बट नींबू डालने के बाद पूरे पानी का स्वाद क्या हो जाता है, खट्टा, खट्टा हो जाता है, चेंज हो गया। पहले सिर्फ सॉल्वेंट था, सॉल्यूट नहीं था, बट जैसे हम लोगों ने उसमें सॉल्यूट डाला उसके बाद सॉल्वेंट पूरी तरीके से गायब हो गया, सिर्फ क्या बचा, सॉल्यूट की प्रॉपर्टी बची। जब सिर्फ सॉल्वेंट था तब उसका वेपर प्रेशर मान के चलो P1 नॉट था, क्योंकि प्योर है। और जब सिर्फ सॉल्यूट है तब उसका वेपर प्रेशर मान के चलो वो क्या है, P2 नॉट है। ठीक है, अभी हुआ क्या चीज, धीरे धीरे P1 नॉट की वैल्यू कम होती गई और इधर P2 नॉट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती गई। ये दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर P टोटल होता है, जो कि तुम्हारा P1 नॉट प्लस P2 नॉट होता है। यानी एक्चुअली P1 प्लस P2 होता है, यहाँ पर नॉट नहीं होता, P1 प्लस P2, जो क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। यानी बीच का प्रेशर क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, सॉल्यूशन को। ये ग्राफ है तुम्हारा आइडियल के लिए। नॉन आइडियल में क्या होगा, ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसीलिए नॉन आइडियल कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, नॉन आइडियल को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं 2 टाइप में। क्या क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, और एक होता है तुम्हारा नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। ठीक, पॉजिटिव डेविएटेड का मतलब क्या होता है, हर एक की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होगी। मतलब जैसे कि P1 की वैल्यू पहले P1 नॉट इंटू X1 हुआ करती थी, P2 की वैल्यू P2 नॉट इंटू X2 हुआ करती थी, अब उतनी नहीं होगी, अब उससे ज़्यादा होगी। अब नेगेटिव में क्या होगी, उससे कम होगी। P1 की वैल्यू P1 नॉट इंटू X1 से कम है, और P2 की वैल्यू P2 नॉट इंटू X2 से भी कम है। डेल एच मिक्स पहले 0 हुआ करता था, अब इसका डेल एच मिक्स ग्रेटर दैन 0 है। वैसे इसका डेल एच मिक्स क्या होगा, लेस देन 0, नेगेटिव। इसका डेल वी मिक्स क्या होगा,
ग्रेटर देन 0, और इसका डेल वी मिक्स क्या होगा तुम्हारा, लेस देन 0। इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए बी, यानी सॉल्यूशन का, यहाँ पर ध्यान देना ये उल्टा होता है, ये कम होता है देन ए और बी बी, यानी प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के बीच का जो इंटरैक्टिव फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। इसीलिए तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो पार्टिकल्स पास में थोड़ा रहेंगे, पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे, दूर, तो वॉल्यूम क्या होता है उसका ओवरऑल बढ़ जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, ए और बी के जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ए और बी बी, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या होता है और कम हो जाता है, यानी पार्टिकल्स आपस में और पास आ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, पार्टिकल्स और पास, तो वॉल्यूम और कम हो गया। इसका एग्जांपल तुम चाहो तो इथेनॉल प्लस वाटर ले सकते हो, और इसका एग्जांपल तुम चाहो तो वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड ले सकते हो। ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वही इसी में आएगा, वाटर प्लस इथेनॉल। बोलो क्या, हाँ तो वाटर प्लस इथेनॉल, पानी, कोई बात नहीं, तो वाटर प्लस इथेनॉल जो होता है एक अच्छा एग्जांपल है याद करने के लिए, वाटर प्लस इथेनॉल फॉर पॉजिटिव डेविएशन, और वाटर प्लस तुम्हारा नाइट्रिक एसिड वो तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन के लिए। एक पॉइंट का खास ध्यान रखना है यहाँ पर, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है यही नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है तुम्हारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये क्या बनाता है तुम्हारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेसिकली एक बाइनरी मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स को हम लोग जिसके कंपोनेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जिससे क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता। सर वॉलेटाइल बोल सकते हैं इसीलिए, अभी पढ़ेंगे उस चीज़ को। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बोलने के लिए। डायरेक्ट वो भी उड़ता है और ये भी उड़ता है। हाँ लेकिन सीन यहाँ पर ये है ना कि इनका क्या होता है ना, जो कंपोनेंट होते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट जो होगा वो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, जिसकी वजह से इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन सा करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल तो दो टाइप का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एजियोट्रॉपिक भी दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा मिनिमम डेविएशन या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो कि होता है पॉजिटिव डेविएटेड। उल्टा ध्यान देना, पॉजिटिव है पर मिनिमम है, और नेगेटिव वाला क्या होता है तुम्हारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उल्टा है, नेगेटिव है पर मैक्सिमम है। तो जो भी एग्जाम्पल पॉजिटिव के होंगे वो मिनिमम बॉइलिंग के भी एग्जाम्पल है, और जो भी एग्जाम्पल नेगेटिव के होंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग के भी एग्जाम्पल्स हैं। ये पॉइंट इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इतना तुम्हारा एक पार्ट। अभी नेक्स्ट पे ध्यान दो। अब इतने पढ़ने से एक चीज़ ये समझ में आई कि सारी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की है वो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। सॉल्यूट 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 के लिए निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के लिए स्टडी कर रहे हैं, उधर भी सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, गैस जो डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड पे, यानी पूरे सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब वो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है तो किस चीज़ के ऊपर, उसकी क्वांटिटी के ऊपर कि उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है ना वो सॉल्यूट की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। बट ऐसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्वांटिटी के ऊपर, कि कितने अमाउंट में डाला गया, क्वालिटी भाड़ में जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट रेदर देन इट्स क्वालिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ब्रॉडली हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक है तुम्हारा सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। अब यहां पर थोड़ा चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नाम पे ध्यान दो। रिलेटिव उसको साइड करते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग का मतलब क्या होता है, कम होना। किस चीज़ का कम होना, वेपर प्रेशर का। रिलेटिव बोल रहा है मतलब किसी के रेस्पेक्ट में होगा।
इसका मतलब पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा था, बाद में क्या हो गया, कम हो गया। इतना क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ में आया? पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा था, बाद में क्या हो गया, फिर वो कम हो गया। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, किसका? सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। किसका? सॉल्वेंट का। प्रॉपर्टी किसकी चेंज होती है सॉल्यूट डालने से? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी चेंज होती है। किसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है? सॉल्वेंट की। किसकी वजह से हो रही है? सॉल्यूट की वजह से। ठीक है, तो यहां पर जो भी कांड क्रिएट होंगे दैट विल बी ऑल बिकॉज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है वेपर प्रेशर का कम होना। तो पहले वेपर प्रेशर P1 नॉट था, अपन पढ़े थे इनिशियल। सॉल्वेंट का क्या होता है? P1 नॉट। बाद में कितना हो जाता है? P1। दोनों का डिफरेंस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले ज़्यादा था, बाद में क्या हो गया, कम। तो बड़ा माइनस छोटा। रिलेटिव लेना है किसी के रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिनल क्या है तुम्हारा? P1 नॉट। तो P1 नॉट माइनस P1 बाय P1 नॉट, दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसकी वजह से हो रहा है? सॉल्यूट की वजह से। और सॉल्यूट की क्या? इसीलिए क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पढ़े, मोल फ्रैक्शन पार्ट बताता है, हिस्सा, कंपोनेंट, उसका कितना पोर्शन, वही। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P1 नॉट माइनस P1 बाय P1 नॉट इक्वल्स टू x2। इसमें से ये जो P1 नॉट माइनस P1 है, इसी को अपन डेल P1 भी बोलते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब तब होगा जब नीचे में P1 नॉट हो जाएगा। ठीक है, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट की क्वांटिटी x2। ठीक, वैसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, पहले कितना था बॉइलिंग पॉइंट? TB नॉट। B का मतलब बॉइलिंग, T का मतलब टेम्परेचर, तो TB का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पहले मतलब इनिशियल, स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड लेते, तो TB नॉट क्या हुआ उसका? इनिशियल हुआ। बाद में कितना हो गया? TB। अभी ये बताओ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो पहले कम था, बाद में ज़्यादा। तो ज़्यादा कौन है दोनों में से? TB ज़्यादा है, तो ये बड़ा माइनस छोटा। तो TB माइनस TB नॉट विल बी डेल TB, और दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स सॉल्युबिलिटी। दैट विल बी इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है तुम्हारा? मोलैलिटी, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वांटिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अगेन क्वांटिटी। अभी मैंने बताया सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी किस चीज़ का लेंगे अपन यहाँ पर? सॉल्यूट का लेंगे। सेम केस डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा KB। ना KB इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होना? कम होना। यानी पहले ज़्यादा था, बाद में क्या हो गया? कम हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट TF और एक TF। पहले ज़्यादा था, पहले स्टैंडर्ड था, बाद में क्या हो गया? कम। यानी ये क्या है तुम्हारा? डेल TF। ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी के। प्रोपोर्शनल हटा दो, अगेन कांस्टेंट जुड़ेगा, दैट इज KF इंटू M। यहाँ पर KF क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। लास्ट है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करते हैं पाई से। ठीक है, पाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाई डिपेंड करता है CRT के ऊपर। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पाई का फॉर्मूला क्या होता है? CRT। नाउ व्हाट इज C हियर? C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। R क्या है तुम्हारा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या तुम्हारा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या होता है तुम्हारा? टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? जब टेम्परेचर को केल्विन स्केल में मेजर करते हैं तब उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर को हम लोग केल्विन स्केल में, यानी नॉर्मल टेम्परेचर कैसे लेते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, तब उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तब वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर को लेना होता है। क्लियर हो गया? ये है तुम्हारा नॉर्मल। बट बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वेंट हॉफ। अब इसने एक फैक्टर इंक्लूड कर दिया जिसको अपन बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, इंडिकेटेड बाय स्मॉल आई। वो ये बोला कि भाई जितना भी हम लोग क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की सॉल्यूट की क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं,
तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं तो क्या वो क्वांटिटी कंप्लीटली यूटिलाइज हो रही है? जैसे मान के चलो मैंने सॉल्यूट डाला 10 ग्राम, तो क्या वो 10 का 10 पूरा यूटिलाइज हो रहा है? नहीं, वो कम यूटिलाइज हो रहा होगा। हो सकता है ये ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा हो सकता है ये भी चीज़ें ज़्यादा कैसे यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये बताया वेंट ऑफ फैक्टर, कंप्लीटली डिस्कस किया कि भाई जो आई है ना उसकी वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी। वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो वेंट ऑफ फैक्टर निकाला जाता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये निकालेगा तुम्हारा आई का वैल्यू। अब इसकी वजह से क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है? वेरिएशन। अब उस वेरिएशन को हम लोग इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो नए नए फॉर्मुलेज मिलेंगे अपने को। ज़्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं मिलना, ध्यान देकर सुन लो इधर। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो यहाँ पर पढ़े अपन अभी, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा अपने को डेल P1 अपॉन डेल P1 अपॉन P1 इक्वल्स टू x2 था पहले फॉर्मूला, अब IX2 हो जाएगा, सिर्फ I इंप्लीमेंट हो जाएगा। वैसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या था? डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, अब IKB हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले फॉर्मूला था डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, अब IKF हो जाएगा। वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला था पहले पाई इक्वल्स टू CRT, अब हो जाएगा ICRT। तो ये I का इंप्लीमेंटेशन होता है सब में। क्लियर हो गया? शॉर्टकट। I की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो एक बात ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएशन हो रहा है तो जितने पार्टिकल्स पे वो टूटेगा उतनी I की वैल्यू होगी, और अगर वो एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो जितने पार्टिकल मिलकर बन रहे हैं उसका फ्रैक्शन कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो यहाँ पर अगर मैं NaCl को लेता हूँ एग्जांपल में, तो NaCl कितने पार्ट पे टूटेगा? Na प्लस और Cl। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हुई? 2 पार्ट पे टूटा, 2। यही NaCl की जगह अगर मैं MgCl2 ले लूँ तो ये Mg प्लस और 2 Cl माइनस, एक ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए? 3। तो I की वैल्यू कितनी होगी फिर? और अगर वही चीज़ उल्टा हो जाए तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, अब इसके एक एक ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखते हैं अपन। ध्यान दो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। इस पे क्या होगा? इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर वेपर प्रेशर अपन ले रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, चाहे वो वेपर प्रेशर हो, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट हो, और यहाँ तो प्रेशर है ही नाम पे, सारे के सारे चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? वेपर प्रेशर के ऊपर। सारे के सारे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? वेपर प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये ग्राफ बना रहे हैं अपन पहले सॉल्वेंट का, ये ग्राफ हो गया सॉल्यूशन का। एक वेपर प्रेशर पर ध्यान दो, ये हो गया तुम्हारा TB0। यहां पर क्या हुआ? एक वेपर प्रेशर पर, यानी 1 atm जनरली एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर लेते हैं, उस पर सॉल्वेंट का कितना बॉइलिंग पॉइंट आएगा? TB0। उसी वेपर प्रेशर पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना गिरा? TB। सर सॉल्वेंट वाले को TB0 लिए, क्यों? क्योंकि वो प्योर था। सॉल्यूशन वाले को क्या लिए? सिर्फ TB। दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन सा है? TB बड़ा है। कौन बड़ा है? TB, क्योंकि TB बाद में आ रहा है। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को डेल TB बोलते हैं। और ये डेल TB किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट ऐड करने की वजह से, नहीं तो पहले सॉल्वेंट था। सॉल्यूशन कब बना? सॉल्वेंट जब उसमें सॉल्यूट ऐड किए, इसीलिए उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई? इंक्रीज हो गए। तो ये ग्राफ है तुम्हारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, चलो ध्यान दे दो। अब आई बस, अब पढ़ ले आगे। नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। थोड़ा ध्यान देना, इधर सेम टेम्परेचर ही रहेगा इधर भी, और इधर वेपर प्रेशर रहेगा। ध्यान दो, ये सॉल्वेंट है, टेम्परेचर कम होने से फ्रीज होता है। ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर से वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या है तुम्हारा? ये पॉइंट है तुम्हारा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी TF0। ठीक, अब जब इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पहुँच गया? ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। ये क्या है तुम्हारा? TF। अब दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन है? TF0 की TF0, यानी कि सॉल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये क्या कहलाएगा? डेल TF। ठीक, चलो
अब इसके बाद लास्ट वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले 2 पॉइंट और भी है, ठीक है, बट ध्यान देना। अब आ रहे हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन उससे पहले अपन जाएंगे ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करता है जनरली लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जनरली ऑस्मोसिस होता है लिक्विड पे, इसीलिए हम क्या मानते हैं उसको, लो कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, हाई वाटर कंसंट्रेशन। यानी कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया तुम्हारा ऑस्मोसिस। अब होता क्या है ऑस्मोसिस पे ध्यान देना। तो जैसे मैं यहाँ पर छोटा डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, ये ऑस्मोसिस का हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है, ठीक है, इधर पार्टिकल भरा हुआ है और इधर पार्टिकल भरा हुआ है। क्लियर हो गया? आया समझ में नहीं आया? अब यहाँ पर ध्यान दो, ऑस्मोसिस में क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सॉल्वेंट को और यहाँ पर ले लेता हूँ सॉल्यूशन को। पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव करेगा? वेरी गुड, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन कम है और इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से यहाँ की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। बट अब मेरे को इस ऑस्मोसिस को रोकना है, तो मैं सॉल्यूशन साइड प्रेशर एक्सर्ट करूंगा एक्स्ट्रा। यहां पर मैं क्या डालूंगा? प्रेशर। कितना प्रेशर? उतना कि वो सॉल्यूशन फ्लो करना बंद कर दे, ठीक है, यानी सिर्फ सॉल्वेंट का इधर आना बस रुक जाए सिर्फ। तो उतना एक्स्ट्रा प्रेशर जिसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल का फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं अपन? वेरी गुड, वो एक्सटर्नल प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर जिसकी वजह से सॉल्वेंट का पार्टिकल जो है फ्लो करना बंद कर दे, उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अगर उस प्रेशर को तुमने और बढ़ा दिया तब फिर यहां पर होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आरओ बोलते हैं। वाटर फिल्टर में यूज होता है आरओ, उस आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? अप्लाइड प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड इज मच हायर देन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे सॉल्यूशन साइड तो पार्टिकल्स उल्टा जाना स्टार्ट हो जाता है, और इसी मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं वाटर फिल्ट्रेशन में, ठीक। अब ऑस्मोसिस के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं? ध्यान दो, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट जो होता है वो इनवर्ड होता है, यानी पार्टिकल्स के अंदर आता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल क्या होता है? स्वेल हो जाता है। दूसरा होता है तुम्हारा आइसोटोनिक। वेरी गुड। आइसोटोनिक में क्या होता है? पार्टिकल्स का मूवमेंट जितना इनवर्ड आता है उतना ही आउटवर्ड भी जाता है, तो वो एज इट इज रहता है, नो चेंजेस। बट याद रखना आइसोटोनिक में अंदर बाहर होता जरूर है, बट सेम स्पीड से होता है, इसलिए उसके साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आते। हाँ। तीसरा होता है तुम्हारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? पार्टिकल्स अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हाँ, ठीक, तो वो होता है। अब इसका एक बात समझते हैं। आइसोटोनिक में पार्टिकल्स का मूवमेंट अंदर और बाहर दोनों की तरफ होता है, बिकॉज उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आइसोटोनिक में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का इक्वल रहता है, इसलिए पार्टिकल्स का मूवमेंट जितना इनवर्ड होता है उतना ही आउटवर्ड भी होता है। इतना क्लियर हुआ? इन सब के बेसिक एग्जांपल तुम ले सकते हो, चाहो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम लोग वो वाला ले सकते हो, 91% या सॉरी 0.91 कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन विद ब्लड। ब्लड का बताया था, याद है एग्जांपल? नहीं याद है, चलो। ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 0.91 NaCl कंसंट्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है उसमें, जब हम लोग सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं तो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है। व्हाट इफ अगर नहीं करेंगे तो अगर ज़्यादा हुआ तो फट जाएगा और कम हुआ तो फिर सिकुड़ जाएगा, इसलिए इंजेक्शन लगाते टाइम भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, किसमिस swells in water but किसमिस को पानी में डालोगे तो स्वेल हो जाता है, क्यों?
बिकॉज ऑफ हाइपोटोनिक नेचर। तो ग्रेप्स की ग्रेप्स सिकुड़ जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाइपरटोनिक नेचर। सबके लिए सेम सॉल्यूशन सेम काम थोड़ा ना करता है, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ ये बहुत जल्दी समझता है। हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है जनरली, ठीक? हाँ ना, इधर ध्यान दो। लास्ट वन, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, अब ध्यान से सुनना। नॉर्मल मोलर मास किसी भी चीज़ का निकालोगे तो जितना मॉलिक्यूल है उसका मास। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अपन ले लेते हैं किसका? एसिटिक एसिड का, CH3COOH का, ठीक है? इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना निकलता है? 60। बट एक्चुअल में क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर मास 60 नहीं होता। अगर इसको अपन कैलकुलेट करने जाएं तो हम लोगों ने हमको ये मिला कि ये जो एसिटिक एसिड है वो सिंगल मॉलिक्यूल नहीं मिलता, वो मिलता है हमको डाइमर के फॉर्म में, डबल मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल ना हो कि क्या होता है? एबनॉर्मल। और क्या कितना हो जाता है? 120। आया समझ में? क्या हो गया? क्या एक रहता है? नहीं, बहुत सारे, जितने आयंस को ले लो ना, जितने आयंस ले जाओ। KCl का ले लो एग्जांपल के तौर पे। KCl का जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं होता, उससे कम होता है, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस पे। यानी एबनॉर्मल मोलर मास जो होता है वो दो रीज़न की वजह से होता है, या तो बिकॉज ऑफ एसोसिएशन और या तो बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन होगा तो मोलर मास बढ़ जाएगा और डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास घट जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड में एसोसिएशन हो रहा है तो उसका एबनॉर्मल मोलर मास ज़्यादा हो गया, और डिसोसिएशन में क्या होता है? पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, तो इसलिए उसका एबनॉर्मल मोलर मास कम हो जाएगा, ठीक? और कोई डाउट इसमें किसी को?